मैं सबसे पहले नोएडा अथॉरिटी को इस नए भवन के लिए हृदय से बधाई देता हूं। 50 वर्ष के बाद किसी अथॉरिटी के पास अपना स्वयं का कार्यालय अपने भवन में स्थापित हो, यह किसी एक उपलब्धि से कम नहीं है। और इसलिए जिनके पास अपना भवन नहीं तो वहां समस्याएं तो रहनी रहनी थी। जिनका अपना ठिकाना नहीं, दूसरों को क्या ठिकाना देते थे। और यही यहां पर 2017 में हम लोगों ने देखा था। एक विजन होता है कार्य करने का, विल पावर होती है उस विजन को जमीनी धरातल पर उतारने का। और वह आज गौतम बुद्ध नगर जनपद में देखने को मिल रहा है। उत्तर प्रदेश के अंदर आप कहीं भी जाएंगे, पूरब में, पश्चिम में, उत्तर में, दक्षिण में, कहीं भी आप जाएंगे, चारों ओर यह देखने को आपको मिलेगा। तो एक और मैं बधाई देता हूं कि 390 करोड़ रुपए की लागत से नोएडा अथॉरिटी का अपना शानदार भवन के प्रथम फेज का लोकार्पण आज यहां पे संपन्न हुआ है। और इस शानदार ऑडिटोरियम में यह पहला कार्यक्रम नोएडा अथॉरिटी की ओर से अब नोएडा और दादरी विधानसभा की 2,500 करोड़ रुपए की परियोजनाओं के लोकार्पण और शिलान्यास के लिए भी, इसके लिए मैं धन्यवाद भी देता हूं, क्योंकि इस अथॉरिटी के पास यहां की जनता से जुड़ी हुई बुनियादी सुविधाओं की जिम्मेदारी भी है। और ये 2,500 करोड़ रुपए जनता से जुड़ी हुई उन समस्याओं के समाधान के लिए अथॉरिटी के द्वारा जो पैसा खर्च किया गया है या खर्च किया जाएगा अलग अलग सुविधाओं के लिए, उन सब से जुड़ी हुई है। आपने उत्तर प्रदेश के परसेप्शन को भी देखा है। बदले हुए प्रवेश में बदलती हुई उत्तर प्रदेश को आप बहुत नजदीक से महसूस कर रहे हैं। आज से 9 वर्ष पहले का उत्तर प्रदेश क्या था और आज का उत्तर प्रदेश क्या है। ये गौतम बुद्ध नगर जनपद तो वास्तव में 17 के पहले तत्कालीन मुख्यमंत्रियों के लिए स्थापित था। वे भय के मारे नहीं आते थे। मुझे याद है 2017 में मुख्यमंत्री बनने के बाद जब प्रधानमंत्री जी यहां पर आ रहे थे, मेट्रो का उद्घाटन था, तो मेरे पास संदेश आया था प्रधानमंत्री कार्यालय से कि आप किसी मंत्री को इसके लिए नियुक्त कर सकते हैं। मैंने कहा क्या मतलब, कोई विशेष बात? उन्होंने कहा नहीं, क्योंकि नोएडा के बारे में यह मान्यता है कि मुख्यमंत्री वहां नहीं आते हैं। मैंने कहा मैं तो नोएडा में ही हूं इस समय। उन्होंने कहा नोएडा में है? मैंने कहा हाँ, मैं प्रधानमंत्री जी के कार्यक्रम की तैयारी की समीक्षा करने के लिए आया था। उन्होंने कहा नहीं, प्रधानमंत्री जी का यह है कि बहुत आवश्यक नहीं, प्रोटोकॉल के बारे में बहुत चिंतित होने की आवश्यकता नहीं। मैंने कहा नहीं, मैं तो इन सब बातों को नहीं मानता हूं। मैं आध्यात्मिक व्यक्ति हूं, लेकिन रूढ़िवाद को नहीं मानता हूं। और ये जनता जनार्दन से जुड़ी हुई समस्या का समाधान की जिम्मेदारी जनता ने अगर भारतीय जनता पार्टी की सरकार को दिया है, तो हम उस समाधान का रास्ता निकालेंगे और मार्ग प्रशस्त भी करेंगे। और सबसे बड़ी समस्या हमारे सामने उस समय आई थी बिल्डर बायर का विवाद। हम लोगों ने बिठाया था, उसका रास्ता भी निकाला। 1 वर्ष में 1.25 लाख बायर्स को हम लोगों ने आवास भी उपलब्ध करवाए। बाद में कुछ लोग बहुत होशियार हो गए थे, वो सुप्रीम कोर्ट चले गए। तो फिर तो जब वहां मामला अटकता है तो फिर तो उसकी कोई सीमा नहीं होती, अंतहीन सिलसिला चलता है। और तो फिर भी गनीमत है कि जब समाधान नहीं निकला, हम लोगों को फिर नीति आयोग के सीईओ के नेतृत्व में एक टीम गठित करनी पड़ी,
एक हाई लेवल कमेटी बनानी पड़ी और फिर हम लोगों ने बहुत सारी सुविधाएं उसमें उपलब्ध करवाई और 3 लाख से अधिक बायर्स को हम मकान, उनका आवास उपलब्ध करवाने में सफल हुए हैं। बहुत सारी समस्याओं का समाधान हुआ, लेकिन मेरा मानना है कि अब नोएडा अथॉरिटी के पास अपना भवन होने के कारण हम बेहतरीन सुविधा यहाँ पर दे पाएंगे, चाहे वह यहाँ के अन्नदाता किसानों की समस्या का हो, चाहे वह यहाँ पे जिन लोगों ने यहाँ पे जितने भी ऐसे एसोसिएशन हैं, RWA हैं या उद्यमी हैं, इन सब की समस्या का समाधान अब एक छत के नीचे नोएडा अथॉरिटी के अपने कार्यालय भवन के अंदर प्राप्त होगा और सारी सुविधाएं अथॉरिटी ऑनलाइन कर दे तो बहुत अच्छा होगा। मुझे लगता है आज के दिन पे हमें इसका उपयोग करना चाहिए। बेहतरीन सुविधा हो सकती है। इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर के माध्यम से हम एक एक कार्य को देख सकते हैं, वॉच कर सकते हैं, जवाबदेही तय कर सकते हैं, उन कार्य को आगे बढ़ा सकते हैं। हम लोगों ने पहले भी कहा है, जिन लोगों ने अथॉरिटी से जमीनें ली हैं लेकिन वहां पर निवेश नहीं किया है, एक समय सीमा के बाद नोटिस जारी करिए, वहां नए निवेश को आमंत्रित कर दीजिए, नया लैंड बैंक बनाइए। जब नोएडा अथॉरिटी की परिकल्पना हुई होगी 1970 के दशक में, तब में और आज में बहुत अंतर आ गया है। हमें आज के परिप्रेक्ष्य में सोचना है। परिवर्तन कैसे आता है? आज मैं प्रातः काल यहां पे दोपहर में मैं यहां पहुंचा हूं और जेवर एयरपोर्ट पे हम लोगों ने लैंड किया। अब जेवर से कॉमर्शियल फ्लाइट प्रारंभ हो चुकी है, डोमेस्टिक प्रारंभ हो चुकी है, कुछ ही दिनों के बाद इंटरनेशनल फ्लाइट भी वहां से प्रारंभ हो जाएंगे। इलेक्ट्रॉनिक सर्किट के निर्माण की आज यहां पे कोरिया के साथ मिलकर के एक ग्रुप के द्वारा लगभग 7,000 करोड़ रुपए के निवेश की आधारशिला रखी गई है। यानी इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट और इलेक्ट्रॉनिक सर्किट की मैन्युफैक्चरिंग अब इसी जनपद में होगी। सोलर सेल का भी आधुनिक मैन्युफैक्चरिंग हब यही जनपद बनेगा। दूसरी यूनिट 8,200 करोड़ रुपए की, उसका भी आज हम लोगों ने आधारशिला रखी। आप सोचो, ये निवेश वहां हो रहा है, फिल्म सिटी वहां बन रही है, अपैरल पार्क वहां बन रहा है, मेडिकल डिवाइस पार्क वहां बन रहा है, जो पहले प्रदेश का सबसे खतरनाक जगह मानी जाती थी। लोग जाने में डरते थे। शाम को 5 बजे 6 बजे के बाद वहां क्या स्थिति होती थी हर व्यक्ति जानता है। और आज ये सभी निवेश वहां पर आ रहे हैं, इसलिए क्योंकि डबल इंजन सरकार ने आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में बिना रुके, बिना डिगे, बिना थके, बिना डरे और बिना झुके निर्णय लेने की सामर्थ्य विकसित की। और आज उसके परिणाम हम सबके सामने है कि भारत का सबसे यानी जो बेस्ट इन्वेस्टमेंट का डेस्टिनेशन है वह गौतम बुद्ध नगर, और गौतम बुद्ध नगर के साथ ही नोएडा, ग्रेटर नोएडा और यमुना अथॉरिटी उसका आधार बन रहा है। तीनों अथॉरिटी के स्तर पर कार्य तेजी के साथ आगे बढ़ाने का कार्य हो रहा है। कार्य संस्कृति को और प्रभावी बनाने का कार्य हो रहा है। वर्षों की जकड़न को तोड़ने का कार्य हो रहा है। जन समस्याओं के साथ साथ उद्यमियों की समस्याओं के समाधान का मार्ग प्रशस्त हो रहा है। और उस दिशा में किए जाने वाले प्रयास का हिस्सा अब आने वाले समय के साथ ये नोएडा अथॉरिटी का एक कार्यालय बनेगा, ये मैं विश्वास के साथ कह सकता हूं। इसलिए मैं नोएडा अथॉरिटी के अंतर्गत आने वाली उन सभी नागरिकों को, सभी उद्यमियों को, यहाँ के अन्नदाता किसानों को मैं इसकी बधाई देता हूँ, अपनी शुभकामनाएं देता हूँ, जनप्रतिनिधियों को धन्यवाद देता हूँ और अथॉरिटी के प्रति अपनी शुभकामनाएं भी व्यक्त करता हूँ। बहन और भाई, आज
यहां पर हम लोग एमएसएमई डे के अवसर पर भी एकत्र हुए हैं। सूक्ष्म लघु मध्यम उद्यम की क्या ताकत है? कोई भी बड़ा उद्योग का आधार बनता है सूक्ष्म लघु मध्यम उद्यम। याद रखना, बड़ा उद्यम तभी सफल हो सकता है जब हमारे पास आधार होगी, उसके बगैर आगे नहीं बढ़ सकता। विकसित भारत की संकल्पना तब पूरी होगी जब खुशहाल किसान भी होगा, लेकिन उतनी ही तेजी के साथ हम वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर भी दें और इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ साथ अपनी मैन्युफैक्चरिंग पावर को भी उतनी ही मजबूती के साथ आगे बढ़ा सकें। बड़े निवेश के लिए एमएसएमई को उतना ही प्रभावी ढंग से में आगे बढ़ाना पड़ेगा। और मुझे बताते हुए प्रसन्नता है, 2017 के पहले भारत उत्तर प्रदेश के अंदर इस सेक्टर में एक निराशा थी, हताशा थी। हमारा कारीगर हतोत्साहित था, हमारा हस्तशिल्पी निराश था, कोई पुरस्कार नहीं था, कोई पूछने वाला नहीं था। उस समय हम लोगों के सामने एक चैलेंज था, कैसे हम इनको इनके मन में एक विश्वास पैदा करें। कई पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के लोग परेशान करते थे, कई विभाग की जकड़न उनको परेशानी में डालती थी। कोई मार्केट नहीं था, कोई डिजाइन नहीं थी, कोई टेक्नोलॉजी नहीं थी। और तब 2017 में हमने एक हाई लेवल कमेटी बनाई थी और तब हम लोगों ने तय किया था कि इसका समाधान इसकी ब्रांडिंग से होगी, इसकी नई डिजाइन देनी पड़ेगी, नई तकनीक के साथ जोड़ना पड़ेगा, मार्केट के साथ इसको लिंक करना पड़ेगा। और आज मुझे बताते हुए प्रसन्नता है, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट आज भारत की ब्रांड बनी है, भारत की। प्रधानमंत्री मोदी जी इसे आत्मनिर्भर भारत की आधारशिला मानते हैं, आत्मनिर्भर भारत। और मुझे बताते हुए प्रसन्नता है, वर्तमान में यूपी के अंदर 96 लाख से अधिक एमएसएमई यूनिट काम कर रही हैं, जिनमें 3.25 करोड़ से अधिक लोग कार्य कर रहे हैं, नौकरी भी कर रहे हैं, रोजगार भी अर्जित कर रहे हैं। कोविड कालखंड में जब पूरी दुनिया पस्त थी, यूपी का एमएसएमई उद्योग चल रहा था। उत्तर प्रदेश के अंदर 40 लाख कामगार और श्रमिक वापस अपने घरों के लिए आए, तो लोगों ने मुझसे कहा कि सब क्या कर रहे हैं आप, इनको कहां भेज रहे हैं? मैंने कहा यूपी के लोग हैं, कहां जाएंगे, हम उनकी जिम्मेदारी लेंगे। मुझसे पूछा गया कितने दिन आप खिला पाएंगे? हमने कहा जितने दिन सामर्थ्य होगी खिलाएंगे। कहा कितने दिन? मैंने कहा 3 वर्ष का राशन तो हमारे पास है, 3 वर्ष के बाद देखेंगे। पहले तो आज उसकी जान बचाने की है, हम उसको पहले जान बचाएंगे, उसको फ्री में खाने की सुविधा देंगे और उसके रोजगार के लिए भी प्लेटफॉर्म उपलब्ध करवाएंगे। मुझे बताते हुए प्रसन्नता है, मैंने उस समय अपील की थी एमएसएमई यूनिट को कि कम से कम 1-2 लोगों को अपने एडजस्ट कर दो। लोगों ने किया। 90% से अधिक कामगार और श्रमिक यूपी में ही रह गए। आज परिणाम हम सबके सामने, ये सभी यूपी के विकास में अपना योगदान दे रहे हैं। हमारा एमएसएमई सेक्टर मजबूती के साथ आगे बढ़ा है और आज यूपी 2 लाख करोड़ रुपए से अधिक के प्रोडक्ट को एक्सपोर्ट भी कर रहा है। हमने उन्हें टेक्नोलॉजी दी, डिजाइन दी, कॉमन सर्विस सेंटर उनके लिए बनाए। पिछले 4 वर्षों से लगातार हम यूपी के अंदर जो भी मैन्युफैक्चरिंग की हमारी पावर है, उसकी शोकेसिंग के लिए ग्रेटर नोएडा के इंडिया एक्सपो सेंटर में हम उत्तर प्रदेश का ट्रेड शो आयोजित कर रहे हैं। लोगों को पता ही नहीं था कि यह सामर्थ्य यूपी के पास भी है। आंखें खुली की खुली रह जाती हैं लोगों की जब लोग सुनते हैं कि भारत के कुल मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग का 55% यूपी के अंदर हो रहा है
और इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट का लगभग 60% प्रोडक्शन मैन्युफैक्चरिंग यूपी के अंदर हो रहा है। लोगों की आंखें खुली की खुली रहती है। ये ताकत है यूपी की, और उस ताकत की दृष्टि से आज का दिन अत्यंत महत्वपूर्ण है। आज हमने कर्टेन लेजर जारी किया है। 25 से लेकर 29 सितंबर तक यूपी ट्रेड शो का, जो इसी ग्रेटर नोएडा में होना है। इसमें एग्जीबिटर्स आएंगे, फॉरेन बायर्स भी आएंगे। यूपी भर में जहां भी हमारे पास मैन्युफैक्चरिंग पावर है, उसकी शोकेसिंग के लिए प्लेटफॉर्म गवर्नमेंट उन्हें उपलब्ध करवाएगी, और B2B और B2G की वहां पे बैठकें आयोजित होकर के नए ऑर्डर भी उपलब्ध कराए जाएंगे। गत वर्ष बहुत अच्छा बिजनेस हुआ था। जो लोग आए थे, दुनिया से उनके ऑर्डर मिले थे, और ये एक अवसर होगा हमारे लिए। आज आपने देखा होगा सीएम युवा उद्यमी स्कीम, ये यूपी गवर्नमेंट की एक नई स्कीम है। हम लोगों ने गत वर्ष इसको लॉन्च किया था, जिसमें हम लोगों ने नए उद्यमी के लिए, कोई नौजवान आता अपना स्वयं का स्टार्टअप, अपना स्वयं का बिजनेस स्थापित करना चाहता है, मां बाप का सहयोग नहीं है, सामर्थ्य नहीं, गवर्नमेंट कह रही है हम आपके साथ में। उसकी ट्रेनिंग करवा रहे हैं, उसकी रुचि के अनुरूप बिजनेस तय करवा रहे हैं, और फिर 5 लाख रुपए, पहले चरण में 5 लाख रुपए ब्याज मुक्त, गारंटी मुक्त लोन उन्हें उपलब्ध करवा रहे हैं, और मार्जिन मनी भी उपलब्ध करवा रहे हैं। आपने देखा होगा यहाँ पे हमने कुछ बैंकर्स को सम्मानित किया है मंच पे, उन्हें इसलिए क्योंकि उन्होंने रुचि दी, और बैंकर्स का तो पूंजी की सुरक्षा हो रही है, बिजनेस उनका बढ़ेगा। माफ हम कर रहे हैं, हम पैसा बैंक को देंगे, बैंक का पैसा जमा करने से नहीं, हो तो जब बिजनेस में आएगा। सर्कुलर इकोनॉमी ही ग्रोथ करती है, जब डंप हो जाएगी तो नहीं करेगी, और यही हम इस स्कीम के माध्यम से करना चाहते हैं। बैंक भी बना रहे, नए उद्यमी भी खड़े हों, और गवर्नमेंट का सपोर्ट भी होगा। आज हमने यही सब कार्य यहां प्रारंभ किया है, और मैं आप सबसे भी अपील करूंगा, प्रधानमंत्री जी जिस बात के लिए सभी भारतीयों से बार बार कहते हैं, वह इस बात को लेकर कहते हैं कि भाई अगर कोई आपके यहाँ जन्मदिन है, कोई मांगलिक कार्यक्रम है, या किसी मित्र से मिलने के लिए जा रहे हैं, कोई पर्व और त्योहार के समय कोई गिफ्ट दे रहे हैं, तो हमें अपने लोकल प्रोडक्ट को हम दें। लोकल प्रोडक्ट को देंगे तो आपका पैसा आपके कारीगरों के पास जाएगा, आपके हस्तशिल्पी के पास जाएगा, आपके मार्केट के पास जाएगा। वे समृद्ध होंगे तो देश समृद्ध होगा, वह आत्मनिर्भर होंगे तो देश आत्मनिर्भर होगा। और इन्हीं सब बातों को लेकर के यूपी इंटरनेशनल ट्रेड शो, उसी बात को लेकर के हम लोग यहाँ पे आयोजित कर रहे हैं। उस प्रकार के ट्रेड शो हम जनपद स्तर पर भी आयोजित कर रहे हैं, अलग अलग क्षेत्रों में आयोजित कर रहे हैं। हम लोगों ने इस वर्ष एक नया कार्यक्रम प्रारंभ किया है, 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट की तर्ज पर 1 डिस्ट्रिक्ट 1 कुजीन का। व्यंजन का भी, खान पान अलग अलग जनपद की अलग अलग है, अलग अलग जनपद के खान पान, उसकी ब्रांडिंग हम लोग नहीं कर पाए। आप देखेंगे यूपी का जो भी व्यंजन है या भारत का जो भी व्यंजन है, हेल्दी है, लोगों के लिए स्वास्थ्यप्रद है, लेकिन हम लोगों ने उससे दूरी बनाने का प्रयास किया तो हमारे स्वास्थ्य पर प्रतिकूल असर पड़ना भी प्रारंभ हुआ। हम लोगों ने फिर से उसको पुनर्जीवित करने का कार्य किया, और उसको लेकर के यहाँ पे आपने एग्जीबिशन देखी होगी। यहाँ पे एग्जीबिशन को आप देखिए एक बार, ओडीओपी की भी एग्जीबिशन है, 1 डिस्ट्रिक्ट 1 कुजीन का भी। सभी जनपदों का यहाँ पे नहीं आ पाया, कुछ जनपदों का उन्होंने लगाने का प्रयास किया है, और कुछ नाम तो ऐसे हैं कि नाम सुनकर के ही आप भी चौंक जाएंगे, बहुत अच्छे हैं।
और मेरा मानना है कि आपको भी उस नई जो स्कीम यूपी की आई है, ये जो नई ब्रांड आई है, वन डिस्ट्रिक्ट वन कुजीन की, होंगे बहुत सारी चीजें होंगी, लेकिन कोई एक को हम लोगों ने पहले चरण में चुना है। हमारा प्रयास होगा कि इसमें ज्यादातर कुजीन को हम जीआई टैग के साथ जोड़ें। जैसे हम लोगों ने देश के अंदर जब वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट की स्कीम लागू की थी, बहुत कम सिंगल डिजिट में हमारे पास उस समय इसका जीआई टैग था, और आज मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि पूरे देश के अंदर सबसे ज्यादा जीआई टैग आज हमारे पास है, यूपी के पास है। और हमने और भी आवेदन किए हुए हैं, हर जिले के अंदर कुछ न कुछ है। ये अपने आप में उसकी ब्रांडिंग है, यानी दुनिया के अंदर ग्लोबल मार्केट के लिए आपका प्रोडक्ट आज उन मानकों को पूरा करता है जीआई टैग मिलने के बाद, और हम उसको उस दिशा में आगे बढ़ाने का कार्य कर रहे हैं। मेरा पूरा विश्वास है कि एमएसएमई के अवसर पर हम आत्मनिर्भर भारत के माध्यम से प्रधानमंत्री जी के विकसित भारत की संकल्पना को पूरा करने की दिशा में आगे बढ़ सकते हैं। और हम मानते हैं विकसित भारत होगा तब जब हर राज्य, हर जनपद, हर नगर, हर कस्बा, हर गांव और हर नागरिक अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन करेगा। व्यक्ति आत्मनिर्भर होगा तो परिवार आत्मनिर्भर होगा, परिवार आत्मनिर्भर होंगे तो हमारा गांव या हमारा कस्बा आत्मनिर्भर होगा। ये सभी इकाइयां आत्मनिर्भर होंगे तो हमारा जनपद आत्मनिर्भर होगा, हमारा जनपद आत्मनिर्भर होगा तो हमारा प्रदेश भी आत्मनिर्भर बनेगा, और ये आत्मनिर्भर बनेगा तो भारत भी आत्मनिर्भर बनेगा। अलग अलग सेक्टर में आज उस आत्मनिर्भरता के लक्ष्य को प्राप्त करने की दिशा में तेजी के साथ प्रयास प्रारंभ हुए हैं। उसी का परिणाम है यूपी, जिस यूपी को बीमारू कहते थे, बीमारू राज्य, और यूपी आज पिछले 6 वर्ष से लगातार भारत के अंदर रेवेन्यू सरप्लस स्टेट के रूप में काम कर रहा है। हमने पिछले 9 वर्ष के अंदर यूपी की अर्थव्यवस्था को 3 गुना बढ़ाया है, प्रति व्यक्ति आय को 3 गुना बढ़ाने में सफलता प्राप्त की है। और मेरा मानना है कि जिस स्पीड के साथ यूपी ने अपनी गति को आगे बढ़ाया है, प्रत्येक सेक्टर में, जन सुविधाओं को लेकर के हो, जन लोक कल्याण की योजनाओं को लेकर के हो, इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर के हो, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को लेकर के हो, ईज ऑफ लिविंग के लक्ष्य को प्राप्त करने को लेकर के हो, हर एक सेक्टर में जो काम हुआ है, ये गति बताती है कि अगर हमारी स्पीड यही रही, इसको हम और अच्छे ढंग से आगे बढ़ाएंगे। क्योंकि अभी तो पिछली सरकारों के पाप के गड्ढों को भरने में हमें कुछ समय लगा, और पिछली सरकारों का पाप के गड्ढे भरते भरते उसी दौरान कोविड महामारी को भी हमें सामना करना पड़ा। तो कोविड महामारी का सामना करने के बाद अब हमें अपनी गति को प्रगति में बदलने की दिशा में एक नए कदम आगे बढ़ाने हैं। आपने देखा होगा जेवर एयरपोर्ट, नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट के रूप में पूरा देश और पूरी दुनिया की निगाहें उधर लगी, पूरी देश और दुनिया को आकर्षित कर रहा है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश से जो भी हमारे जनप्रतिनिधिगण और जो भी उद्यमी अब लखनऊ आते हैं, मैं उनसे पूछता हूं कैसे आए। यानी गाजियाबाद से या हापुड़ से लखनऊ आप मात्र 4 घंटे में पहुंच जाएंगे। कल्पना थी, आज गंगा एक्सप्रेस वे उसकी थी, उसको लेकर के आपकी यात्रा को आसान कर सकती है। क्या होता है ग्लोबल स्टैंडर्ड, गंगा एक्सप्रेस वे और नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट, इसके मानक हैं। यूपी बड़ा है तो सबसे बड़ा एयरपोर्ट भी बनाएगा, सबसे बड़ा एक्सप्रेस वे भी बनाएगा। ये यूपी ने करके दिखा दिया है। मैं आज के इस अवसर पर आप सभी को नोएडा अथॉरिटी के इस भव्य कार्यालय के लिए, अथॉरिटी को भी
यहाँ के नागरिकों को भी, उद्यमियों को भी, किसानों को भी, जनप्रतिनिधियों को भी बधाई देता हूँ। 2,500 करोड़ रुपए की परियोजनाओं के लिए भी अपनी बधाई देता हूँ। एमएसएमई दिवस के अवसर पर विभाग के साथ साथ एमएसएमई उद्यमियों को, इससे जुड़े हुए सभी कामगारों को, हस्तशिल्पियों को भी हृदय से बधाई देता हूं और आगामी ट्रेड शो के लिए अभी से हम सब तैयारी करेंगे इस विश्वास के साथ। आप सबके प्रति मेरी मंगल में शुभकामनाएं हैं। धन्यवाद। जय हिंद। आपके मोबाइल पर तुरंत आएगी ब्रेकिंग न्यूज। स्क्रीन पर सबसे पहले दिखेगी बड़ी खबर। देश दुनिया की हर खबर एक जगह। अब आपके मोबाइल पर तुरंत फटाफट इंस्टॉल कीजिए न्यूज नेशन ऐप और रखिए खुद को अपडेट।